सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ ए इज इक्वल टू, अब ये कोई मैट्रिक्स गिवन है 1 0 0 -1 बी, अब ये कोई अनदर मैट्रिक्स है 0 1 1 0, देन शो दैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। अब देखो स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल को करवाने से पहले ही बता दूं कि इस एग्जाम्पल की जो स्टेटमेंट है अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो वो थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट से मेरा क्या मतलब है कि यहाँ पर ए की वैल्यू तो गिवन ही है, बी भी गिवन है, और यहाँ पर एनसीईआरटी में ए बी की वैल्यू भी गिवन है पहले से ही, और बी ए की वैल्यू भी पहले से ही गिवन है, और लास्ट में लिखा गया है ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, दस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। मतलब वो एग्जाम्पल सिर्फ एनसीईआरटी में इसलिए है ताकि हम वो बता सकें कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, अब ये सब कुछ मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में पहले ही बता दिया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना क्वेश्चन को खुद सॉल्व किया जाए। अब ए बी की वैल्यू जरूर एनसीईआरटी में गिवन है, बी ए की वैल्यू भी गिवन है, तो मैंने सोचा कि हम खुद क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो आप सभी भी वीडियो को पॉज करो और ए बी की वैल्यू और बी ए की वैल्यू को खुद से कैलकुलेट करके देखो, और वो इक्वल नहीं आएंगी। तो देखो, सबसे पहले हम ए बी को कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर लिख लो ए बी। अब ए पहले लिखेंगे 1 0 0 -1, अब यहाँ पर बी की वैल्यू 0 1 1 0। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम आपको पता है इनका ऑर्डर लिखते हैं, 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2। तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन होने के लिए नियरेस्ट पॉइंट, ये नियरेस्ट पॉइंट है ना, ये सेम होने चाहिए, और ये सेम है, मतलब मल्टीप्लिकेशन हमारी पॉसिबल है। और ये क्या होगा, नई मैट्रिक्स का ऑर्डर, मतलब 2 क्रॉस 2, और हमेशा की तरह इसकी रो और इसकी कॉलम। तो सॉल्व करते हैं। अब देखो, आपको पता है इसकी रो इसकी कॉलम, 1 × 0 कितना आएगा 0, 0 × 1 कितना आएगा 0। अब सेम वे से इसी रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो कितना आएगा 1 × 1 1, 0 × 0 0। अब देख लो, हमने फर्स्ट रो को सभी कॉलम के साथ कर दिया, अब इसकी टर्न है, इसको इसके साथ करेंगे। 0 × देखो कितना आएगा 0 × 0 0, -1 × 1 -1। अब सेम वे से इसी रो को इस कॉलम के साथ, तो कितना आएगा 0 × 1 0, -1 × 0 0। तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 0 1 -1 और 0। तो ये हमारी किसकी वैल्यू है, ए बी की, मतलब ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स है, और आप एनसीईआरटी से मैच भी कर सकते हो, वहाँ पर हमें ए बी की वैल्यू यही वाली गिवन है। अब सेम वे से बी ए को नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट करते हैं। अब देखो, सेम वे से बी ए को कैलकुलेट करेंगे। अब पहले मैंने बी लिखा है, फिर मैंने ए लिखा है। अब दोनों का ऑर्डर कितना 2 क्रॉस 2, तो नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए सेम, और ये सेम है, और अगर ये सेम है मतलब मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। अब सेम वे से ये क्या होगा, इनका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, और हमेशा की तरह ये रो और ये कॉलम। तो चलो इनको सॉल्व करते हैं। तो देखो बी ए की वैल्यू कितनी आएगी इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये रो ये वाली कॉलम, तो कितना आंसर आएगा 0 × 1 0, 1 × 0 0। अब सेम वे से इसी रो को इस कॉलम के साथ, तो वो भी मल्टीप्लाई कर दो, 0 × 0 0, 1 × -1 -1। अब सेकंड रो की टर्न है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इस रो को इस कॉलम के साथ, तो कितना आंसर आएगा 1 × 1 1, 0 × 0 0। अब सेम वे से इसी कॉलम को इसी रो को इस कॉलम के साथ, तो कितना आंसर आएगा 1 × 0 0, 0 × -1 0। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, बी ए इज इक्वल टू 0 -1 1 0। तो ये है हमारी बी ए की वैल्यू। अब एनसीईआरटी से आप मैच कर सकते हो, एनसीईआरटी में पहले से ही गिवन है। अब आपको पता है ए बी की वैल्यू कितनी थी, वो भी लिख लेते हैं, 0 1 -1 0। तो चाहे थोड़ा सा ही डिफरेंस है, पर डिफरेंस है, विच एम्प्लाइज ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जो एनसीईआरटी में भी लिखा है, दस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन
इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल 14 को खुद से ही सॉल्व कर लिया। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप इसके बाद एनसीईआरटी में देखोगे नेक्स्ट पेज पे, तो वहाँ पर एक छोटा सा नोट डाल के लिखा गया है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती। अब वो कम्यूटेटिव होती है सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल केस में, जिसमें ए और बी क्या होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। और ये मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में अच्छे से बताया था, जो लास्ट टू लास्ट वीडियो थी एक्सरसाइज 3.2 की इंट्रोडक्शन। अब उसमें मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अब किस स्पेशल केस में वो कम्यूटेटिव होगी, अगर ए और बी क्या होंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। अब कुछ बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है कि सर हमारी ए की वैल्यू ये है 1 0 0 -1 और बी की वैल्यू ये है 0 1 1 0। अब ये भी तो दोनों डायगोनल मैट्रिक्स हैं, बट यहाँ पर आप गलती कर रहे हो। अब देखो, फिर से अपनी बात रिपीट करूँगा, अगर आप वीडियोस को अच्छे से देखते हो, लेक्चर को अच्छे से समझते हो, तो आपको ये क्लियर है कि ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है, बट ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आपको याद होगा मैट्रिक्स की सबसे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि कुछ बच्चों को लगे कि ये डायगोनल है, ठीक है। अब कुछ बच्चों को ये भी लग सकता है कि ये भी तो डायगोनल होता है, बट ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। उसमें मैंने आपको बताया था डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ये कौन सा एलिमेंट है A11, ये कौन सा एलिमेंट है A22। तो ऐसे सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। तो इसलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। तो अगर आप ऐसे ही कोई एग्जांपल लोगे, जैसे B को अगर मैं लूँ 2 0 0 3, तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके देखना चाहते हो तो करके देख सकते हो, ए बी और बी ए को। इन दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम। और ये वैसे मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 की इंट्रोडक्शन में अच्छे से बताया था और एग्जाम्पल से करके भी दिखाया था। तो इसलिए हमेशा छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करो। जो भी कोई भी टीचर आपको समझाता है उसकी बात को बहुत ध्यान से सुना करो, क्योंकि वो छोटी छोटी बातें हैं जो आपके मार्क्स में डिफरेंस ला सकती हैं। तो इसलिए लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना करो। So next example, find AB if A is equal to कोई मैट्रिक्स गिवन है 0 -1 0 2 and B कोई अनदर मैट्रिक्स है 3 5 0 0। अब देखो स्टूडेंट्स, देखने में ये क्वेश्चन बहुत सिंपल लग रहा है और सिंपल है भी, बट एनसीईआरटी में कोई भी क्वेश्चन फालतू नहीं होता। मतलब कोई ऐसा ही नहीं है कि उन्होंने, देखो अभी हमने सेम क्वेश्चन अभी किया था, एग्जाम्पल 13 भी सेम थी, ए बी फाइंड करो, एग्जाम्पल 14 भी अभी सेम थी, ए बी को फाइंड करो, अब एग्जाम्पल 15 भी सेम है, ए बी को फाइंड करो। अब हर एक एग्जाम्पल देने का एक रीज़न होता है। जैसे ये वाली एग्जाम्पल क्यों थी, इसमें उन्होंने बताया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती। अब इस एग्जाम्पल में भी वो एक रिजल्ट बताएंगे। अब वो जो रिजल्ट है वो आपको एमसीक्यूज़ में हेल्प कर सकता है, तो इसलिए आपने इस एग्जाम्पल को भी ध्यान से करना है। तो सबसे पहले देखो ए बी, एग्जाम्पल तो बहुत ईजी है, 0 -1 0 2, ठीक है। अब बी को लिख लो 3 5 0 0। तो सबसे पहले हम इनके ऑर्डर लिखेंगे, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, इसको लिखने के बस अदर डाल लो। अब नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम, और वो सेम है, तो सेम है तो मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। अब ये क्या होगा, नई मैट्रिक्स का ऑर्डर, और ये क्या है, इसकी रो इसकी कॉलम। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ए बी का आंसर कितना आएगा, इज इक्वल टू, तो देखो हमेशा की तरह इस रो को इस कॉलम के साथ, फर्स्ट की रो सेकंड की कॉलम, तो कितना आएगा 0 × 3 0 -1 × 0 0। अब सेम वे से इसी रो को इस कॉलम के साथ, ठीक, 0 × 5 0 -1 × 0 0। अब सेम वे से सेकंड रो को मतलब फर्स्ट कॉलम के साथ, तो कितना आएगा 0 × 3 0 2 × 0 0। अब सेम वे से इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो कितना आएगा 0 × 5 0 2 × 0 0। यानी कि हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 0 0 0 0, मतलब 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। अब इसको हम ये भी बोल सकते हैं 0 मैट्रिक्स। अब यही बात एनसीईआरटी ने समझानी थी, अब मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो ए बी कितना आया हमारे पास, 0 मैट्रिक्स, ठीक है। ए बी की वैल्यू कितनी है, 0 मैट्रिक्स। अब देखो, अब इसको सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं। अगर दो नंबर x × y 0 हैं तो इसका क्या मतलब होता है, ईदर x 0
और y0 और बोथ। इसका यही मतलब होता है 0 इंटू वाई 0 होगा, x इंटू 0 0 होगा, 0 इंटू 0 कितना होगा 0। तो यही तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो फर्स्ट नंबर 0 होगा या सेकंड या दोनों। अब मैट्रिक्स में क्या हो रहा है कि ए बी कितना आ रहा है 0, बट ना तो ए 0 है एंड ना ही बी 0। आप चेक कर लो, ए की वैल्यू 0 मैट्रिक्स नहीं है, बी की वैल्यू 0 मैट्रिक्स नहीं है, बट उनकी प्रोडक्ट कितनी आ रही है 0। और यही वो रिजल्ट एनसीईआरटी वाले बताना चाहते हैं। तो इस रिजल्ट को आप हमेशा याद रखोगे। अब इसको कैसे याद रखोगे, आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एग्जाम्पल दो ऐसी मैट्रिसेस की जिनको जो नॉन ज़ीरो हों बट उनकी प्रोडक्ट कितनी आए 0 मैट्रिक्स। तो इनको याद कैसे रखोगे, आपने उसकी फर्स्ट वाली जो भी मैट्रिक्स है उसकी पूरी कॉलम को 0 0 कर देना है, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी सेकंड रो को आपने 0 0 कर देना है। तो ये यहाँ पर आप कोई भी नंबर ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 8 7 दुनिया भर का कोई भी नंबर ले लो, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड रो 0। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा 0। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सिंस a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0 बट ए बी इज इक्वल टू 0, मतलब 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो यही बात हमने याद रखनी है, और ये रिज़ल्ट भी हम याद रखेंगे कि अगर हमें ऐसी एग्ज़ाम्पल देनी पड़ जाए एग्ज़ाम में कि दो मैट्रिक्स 0 ना हो पर उनकी प्रोडक्ट 0 हो, तो हम ये वाली एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, फर्स्ट कॉलम 0 सेकंड रो 0। तो इस तरह से एनसीईआरटी की हर एक एग्जाम्पल और हर एक क्वेश्चन की कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होती है। तभी मैं बोलता हूँ कि एनसीईआरटी को एक बार आप अच्छे से कर लो तो आपको मैथ्स में कोई भी अच्छे मार्क्स लाने से रोक नहीं सकता। अब एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद आप अपनी मर्जी से कोई भी रेफरेंस बुक कर सकते हो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एनसीईआरटी ही करनी पड़ेगी, और ये सबसे बेस्ट वे है मैथ्स को अच्छे से करने का। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ ए इज इक्वल टू, यहाँ पर कोई मैट्रिक्स गिवन है 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2। अब बी कोई अनदर मैट्रिक्स है 1 3 0 2 -1 4, और सी एक अनदर मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 -4 2 0 -2 1। ठीक है, हमारे पास तीन मैट्रिक्स हमें गिवन है, और उन्होंने क्या कहा हमें फाइंड करने को, ए ब्रैकेट के अंदर बी सी, ए बी ब्रैकेट के अंदर इंटू सी, देन शो दैट ए बी ब्रैकेट के अंदर इंटू सी, ए इंटू ब्रैकेट के अंदर बी सी। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी को हमने बेसिक्स वाली वीडियो में ही प्रूव कर लिया था। तो देखो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी है। अब इस क्वेश्चन को भी आप वीडियो को पॉज करो और खुद से मल्टीप्लिकेशन करके देखो। तो सबसे पहले देखो हम लेफ्ट हैंड साइड, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो कितनी है, ए बी इंटू सी, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेट पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हम ए बी को फाइंड करेंगे, पहले 1 बाय 1 करके सॉल्व होगा ये। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2, और बी की वैल्यू कितनी है 1 3 0 2 -1 4। और मल्टीप्लिकेशन होगी या नहीं उसके लिए सबसे पहले हम इनके ऑर्डर लिखेंगे, 1 2 3 3 रोज 1 2 3 3 कॉलम्स, 1 2 3 3 रोज 1 2 2 कॉलम्स। तो मैट नियरेस्ट पॉइंट क्या है, सेम। अगर ये सेम है मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और ये क्या है इनका ऑर्डर। ठीक है, और इसकी रो इसका कॉलम। ठीक, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी इज इक्वल टू, तो सबसे पहले देखो आपको पता है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो कितना आएगा देखो 1 इंटू 1 1, यहाँ पर करते हैं 1 इंटू 0 0 -1 इंटू -1 +1। तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया। अब सेम वैसे इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ, कंफ्यूज नहीं होना प्लीज़ अपने, 1 इंटू 3 3 1 इंटू 2 2 -1 इंटू 4 -4। अब जैसे ही हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई, हमने दोनों कॉलम से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर भी हमारी जो फर्स्ट रो है वो कंप्लीट हो गई। अब सेम वे से देखो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 1 2 0 इंटू 0
0, 3 इंटू -1 -3। अब सेम वे से देखो इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो वो भी करते हैं। 2 इंटू 3 6, 0 इंटू 2 0, 3 इंटू 4 12। अब देखो सेकंड रो भी हमारी कंप्लीट होगी, तो हमारी भी सेकंड रो कंप्लीट होगी। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट अब ये वाली है। अब इसको फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू 1 3, -1 इंटू 0 0, 2 इंटू -1 -2। अब सेम वे से इसी रो को थर्ड कॉलम के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लो। 3 इंटू 3 9, -1 इंटू 2 -2, 2 इंटू 4 8। तो देख लो इस तरह से हमारी जो मैट्रिक्स है वो कंप्लीट हो गई है। तो इसका ऑर्डर कितना है, 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, चेक भी कर लो। तो जस्ट आंसर को फाइनलाइज करते हैं। विच इम्प्लाइज कितना आ गया यहाँ पर, 2, 3 और 2 5, 5 - 4 1, 2 - 3 -1, 6 और 12 18, 3 - 2 1, 9 - 2 7, 7 और 8 15। तो इस तरह से हमने ए बी को कैलकुलेट कर लिया, वो कितना है 3x2 मैट्रिक्स। अब सेम वे से देखो हमने ए बी को कैलकुलेट किया है, हमें कैलकुलेट किसको करना है, ए बी इंटू सी को। तो लेट ए बी इंटू सी। अब ए बी की वैल्यू कितनी है, 2 1 -1 18 1 और 15। ठीक, अब सी की वैल्यू कितनी है वो भी लिख लो, 1 2 3 -4 2 0 -2 1। तो सबसे पहले इनके ऑर्डर लिखेंगे। इसका ऑर्डर आपको पता है 3x2 है। अब इसका ऑर्डर कितना है, 2 रोज़ हैं, 1 2 3 4 कॉलम्स हैं। तो नियरेस्ट पॉइंट कौन कौन से हैं, ये वाले। अब ये दोनों के यहाँ होने चाहिए सेम और यहाँ पर सेम है, मतलब मल्टीप्लाई हो सकती है। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 3x4। ठीक है, यानी कि हमेशा की तरह इसकी रो ये वाली कॉलम। तो मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मैंने रफ में लिख के रखा हुआ है। तो सबसे पहले रो से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट की रो सेकंड की कॉलम। ठीक, तो करते हैं। 2 इंटू 1 कितना आएगा, 2 इंटू 1 2, यहाँ पर आप लिख लो ए बी इंटू सी। तो 2 1 इंटू 2 2। ठीक है, अब सेम वे से इसी रो को इस कॉलम के साथ 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 0 0। अब सेम वे से इस कॉलम के साथ तो कितना आएगा, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू -2 -2। अब नेक्स्ट इस कॉलम के साथ तो वो भी कर दो, 2 इंटू -4 -8, 1 इंटू 1 1। अब देखो अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने इस रो को 4 कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 4 डिफरेंट एलिमेंट्स आए हैं। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मैंने इस रो को 2 कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आए हैं। तो इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस रो को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेम वे से सेकेंड रो की बारी है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं, -1 इंटू -1 इंटू 1 कितना आएगा, -1। 18 इंटू 2 कितना आएगा, 36। अब सेम वे से सेकंड कॉलम को करेंगे, -1 इंटू 2 -2, 18 इंटू 0 0। अब थर्ड कॉलम तो उसको भी करते हैं, -1 इंटू 3 -3, 18 इंटू -2 -36। ठीक है, अब सेम वे से लास्ट इसको करेंगे तो कितना आंसर आएगा, -1 इंटू 4 -1 इंटू -4 कितना आएगा, +4, 18 इंटू 1 18। अब देखो यहाँ पर मैं डिफरेंट कलर्स का यूज़ कर रहा हूँ। अब उसका रीज़न सिर्फ यही है, अगर तो आपको समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, बट बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो सकती है कि इसको मतलब ये जो ब्राउन वाली रो है इसको किससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसलिए मैं हमेशा कलर को यूज़ करता हूँ कि ताकि आपका फोकस वहाँ पर बना रहे। जैसे अगर हम थर्ड रो की बात करें तो आपका फोकस सिर्फ रेड पर होना चाहिए, मतलब इस रो को मुझे इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये आपके लिए सिर्फ 1 इंटू 1 1, 15 इंटू 2 30। नहीं तो मेरे लिए भी बहुत इजी है कि मैं आपको सीधा मल्टीप्लाई करके दिखा दूँ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। बट मुझे अपना कंफर्ट नहीं देखना, मुझे आपका कंफर्ट देखना है या आपकी अंडरस्टैंडिंग देखनी है कि आपको वो क्वेश्चन अच्छे से समझ आना चाहिए। तो देखो इसको
सेकंड कॉलम के साथ करेंगे 1 इंटू 2 2, 15 इंटू 0 0। इस कॉलम के साथ 1 इंटू 3 3, 15 इंटू -2 -30। अब सेम वे से इस कॉलम के साथ 1 इंटू -4 -4, 15 इंटू 1 15। तो हमारी रोज़ भी ख़त्म हो गई और हमारी मैट्रिक्स भी कंप्लीट हो गई। तो इसका ऑर्डर कितना है, 3 रोज़ हैं 4 कॉलम्स हैं। तो जस्ट अपने आंसर को फाइनलाइज करते हैं, ए बी इंटू सी। तो कितना आएगा, 2 + 2 4, 4 + 0 4, 6 - 2 4, -8 + 1 -7। अब सेम वे से 36 - 1 35, -2 + 0 -2, कितना आएगा -39, 4 + 18 22। अब सेम वे से 31, 2 + 0 2, 3 - 30 -27, 15 - 4 11। तो इस तरह से हमने लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया और हमारे पास एक 3x4 मैट्रिक्स आ गई। अब नेक्स्ट पेज पे हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अब देखो, अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अब आपको पता है सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो मैंने पहले BC को लिखा है, तो B पहले लिखा फिर C। अब मल्टीप्लाई होने के लिए नियरेस्ट पॉइंट, अब नियरेस्ट पॉइंट इसके ये वाले हैं। अब ये दोनों क्या हैं, सेम, मतलब 2 और 2। और अगर ये सेम है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और ये क्या होगा, ऑर्डर। ठीक है, मतलब इसकी रो सेकंड की कॉलम। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो, इस रो को इस कॉलम के साथ 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 2 6। ठीक है, अब सेम वे से इसी रो को इस कॉलम के साथ 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 0 0। ठीक, अब सेम वे से इसी रो को इस कॉलम के साथ 1 इंटू 3 3, 3 इंटू -2 -6। अब सेम वे से इस कॉलम के साथ, तो कितना आंसर आएगा, 1 इंटू -4 3 इंटू 1 3। तो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब सेकंड की टर्न है, यानी कि इसकी, तो इसको करेंगे इसके साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ। तो कितना आंसर आएगा, 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 2 4। अब इसके साथ 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 0 0। अब इसके साथ तो कितना आंसर आएगा, 0 इंटू 3 0, 2 इंटू -2 -4। अब लास्ट इसके साथ 0 इंटू -4 0, 2 इंटू 1 2। अब सेम लास्ट रो रह गई हमारी, तो इसको इसके साथ जो रेड में है, -1 इंटू 1 -1, 4 इंटू 2 8। अब सेम वे से सेकंड कॉलम के साथ -1 इंटू 2 -2, 4 इंटू 0 0। अब थर्ड के साथ -1 इंटू 3 -3, 4 इंटू -2 -8। अब लास्ट कॉलम के साथ -1 इंटू -4 +4, 4 इंटू 1 +4। तो हमारी रोज़ भी कंप्लीट होगी और हमारी मैट्रिक्स भी कंप्लीट होगी। इसका ऑर्डर कितना है, 3x4। आप चेक भी कर सकते हो, 3x4। तो जस्ट आंसर को फाइनलाइज करते हैं, तो कितना आएगा, 1 + 6 7, 2 + 0 2, 3 - 6 -3, -4 + 3 -1, यहाँ पर 4 0 -4 2, 8 - 1 7, -2 -11 और 8। तो ये हमारा क्या है, BC की, मतलब कि BC की वैल्यू 3x4 मैट्रिक्स। अब हमें क्या फाइंड करना है, A इंटू BC। तो लेट A इंटू BC। तो पहले हम A लिखेंगे। अब A कितना है हमारा, 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2। ऐसे क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा मेथड है कि वीडियो को पॉज करके खुद से करो और फिर बाद में मेरे साथ आंसर मैच करो। 7 2 -3 -1, 4 0 -4 2, 7 -2 -11 और 8। ठीक है, तो
तो सबसे पहले इनके ऑर्डर लिखेंगे। इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3। अब इसका कितना है 3 रोज़ हैं 4 कॉलम्स हैं। और आपको पता है कि नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम, और ये सेम ही है। कितने हैं 3,3। और ये क्या होगा हमारा ऑर्डर, कितना होगा ऑर्डर 3 क्रॉस 4, मतलब इसकी रो इसका कॉलम। तो मल्टीप्लाई करते हैं और हमेशा की तरह मैंने यहाँ पर रफ में लिख के रखा हुआ है, ये ए की वैल्यू है, ये बी सी की वैल्यू। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 × 7 7, 1 × 4 4, -1 × 7 -7। ठीक है। अब सेम वे से सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो कितना आएगा 1 × 2 2, 1 × 0 0, -1 × -2 +2। अब सेम वे से थर्ड कॉलम, तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं -3, 1 × -4 -4, -1 × -11 +11। अब सेम वे से इस कॉलम के साथ तो कितना आएगा 1 × -1 -1, 1 × 2 2, -1 × -8 तो हमने फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड रो को करेंगे इसके साथ। तो देखो 2 × 7 14, 0 × 0 0 × 4 0, 3 × 7 21। अब सेकंड कॉलम की बारी है। 2 × 2 4, 0 × 0 0, 3 × -2 -6। अब इस कॉलम की बारी है। 2 × -3 -6, 0 × -4 0, 3 × -11 -33। अब इस कॉलम के साथ 2 × -1 -2, 0 × 2 0, 3 × 8 24। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो अब लास्ट, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 7 21, -1 × 4 -4, 2 × 7 14। अब इसके साथ 3 × 2 6, -1 × 0 0, 2 × -2 -4। अब इस कॉलम के साथ 3 × -3 -9, -1 × 4 +4, 2 × -11 -22। अब इस कॉलम के साथ 3 × -1 -3, -1 × 2 -2, 2 × 8 +16। तो रोज़ भी ख़त्म, हमारी मैट्रिक्स भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो इसको ऐसे कर देते हैं। तो ये कौन सी है 3 क्रॉस 4। अब जस्ट हमें आंसर को फाइनलाइज करना है। तो देखो कितना आएगा, 7 - 7 कट हो गया, तो यहाँ पर कितना रह जाएगा 4, 2 + 2 4, ये -7 + 11, -7 + 11 कितना होगा 4, -9 + 2 -7, 14 और 21 कितना आएगा 35, 4 - 6 -2, -6 - 33 -39, 24 - 2 22, 21 और 14 कितना होगा 35, 35 में से 4 गए 31, 6 - 4 2, -9 + 4 -5 तो -27, 3 - 2 -5 + 16 कितना आएगा 11। तो ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड मैट्रिक्स 3 क्रॉस 4, जो कि राइट हैंड साइड का हमारा आंसर है। थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं कि ये राइट हैंड साइड है। और सेम वे से अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड को देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड भी हमारी सेम ही थी, AB × C 4 4 4 -7, 35 - 2 -39, 22, 31 2 -27 11। ठीक है, अब ये भी 3 क्रॉस 4 था। तो यहाँ से हमें क्लियर आइडिया हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।
और ये वैसे हमने बेसिक्स वाली वीडियो में भी प्रूव किया था कि मल्टीप्लिकेशन जो होती है मैट्रिसेस की वो क्या होती है, एसोसिएटिव, मतलब ब्रैकेट्स को चेंज करके आंसर को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आप लिखना, लिख दो दस मैट्रिक्स multiplication is associative। ठीक है जी। अब देखो स्टूडेंट्स, आई होप आपने वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश की होगी और आपका भी आंसर मेरे साथ परफेक्टली मैच कर रहा होगा। अब देखो, हो सकता है कि क्वेश्चन आपको लगे कि लेंथी बहुत है, बट बिलीव मी, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस करोगे तो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की अच्छे से प्रैक्टिस होती रहेगी और आपसे गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और आप ऐसे क्वेश्चंस और मैट्रिक्स का जो हमारा टॉपिक है इसको आप अच्छे से कर पाओगे। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ ए, यहाँ पर हमें कोई ए मैट्रिक्स गिवन है 0 6 7 -6 0 8 7 -8 0। अब बी कोई अनदर मैट्रिक्स गिवन है 0 1 1 1 0 2 1 2 0 और सी एक और मैट्रिक्स गिवन है 2 -2 3। तो वो बोल रहे हैं कैलकुलेट ए सी कॉमा बी सी ए प्लस बी ब्रैकेट में इंटू सी, आल्सो वेरीफाई दैट ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप इस पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखो तो ये वाला पार्ट हमने एक्सरसाइज 3.2 की बेसिक्स वाले पार्ट में किया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उसमें होल्ड करता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। ये देखो सी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है यहाँ पर ए सी प्लस बी सी। तो ये वाला पार्ट वैसे हम बेसिक्स वाली वीडियो में कर चुके हैं। तो देखो इसको प्रूव कैसे करना है, ये हमारे लिए बहुत ईजी है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लो आप, कितनी है, ए प्लस बी इंटू सी। और आपको पता है सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले ए प्लस बी को लिखते हैं, ए प्लस बी। अब ए कितना है, 0 6 7 -6 0 8 7 -8 0, ठीक है, प्लस बी। अब बी कितना है वो भी लिख लो, 0 1 1 1 0 2 1 2 0। अब आपको पता है हमें दो मैट्रिसेस को ऐड करना है, तो एक ही कंडीशन है कि दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम। तो इसका ऑर्डर कितना, 1 2 3, 3 रोज 1 2 3, 3 कॉलम्स। अब सेम इसमें भी 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, और अगर इनके ऑर्डर सेम है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो विच एम्प्लाइज इनको ऐड कर दो, तो कितना आएगा, 0 + 0 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे तो 0, 6 + 1 7, 7 + 1 8, -6 + 1 -5, 0 + 0 0, 8 + 2 10, 7 + 1 8, -8 + 2 -6, 0 + 0 0। तो देख लो हमने बड़ी ही ईजिली a प्लस बी को कैलकुलेट कर लिया। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें a प्लस बी को c से मल्टीप्लाई करना है। तो लेट a प्लस बी इंटू सी। तो सबसे पहले a प्लस बी को लिखेंगे, तो उसकी वैल्यू को लिख लो 8 -6 0, ठीक है। अब इंटू सी, अब c की वैल्यू कितनी है, 2 -2 3, ठीक। तो इनको मल्टीप्लाई हमें करना है। अब देखो आपको पता है इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हमें इनका ऑर्डर लिखना पड़ेगा। इसका ऑर्डर है 3 × 3 और इसमें 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, ठीक है। तो आपको पता है मल्टीप्लाई होने के लिए नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम। और यहाँ पर कितने हैं, 3 और 3, मतलब ये सेम है। अगर ये सेम है तो मतलब मल्टीप्लाई हमारी पॉसिबल है। और इसका ऑर्डर कितना बनेगा नई मैट्रिक्स का, 3 × 1, मतलब इस वाली मैट्रिक्स की रो और इस वाली मैट्रिक्स की कॉलम, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो मैंने रफ में भी लिख रखा है, तो a प्लस बी इंटू सी का आंसर कितना आएगा। देखो हम सबसे पहले इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे। वैसे ये मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है। 0 को 2 से करो तो 0, 7 को -2 से -14, 8 को 3 से 24। देखो हमारी एक ही कॉलम थी तो रो को मैंने कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास हमारा एलिमेंट आ गया। अब इसके बाद हमारा कोई भी रो में आगे कोई एलिमेंट नहीं बनेगा क्योंकि हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। अब सेम वे से सेकंड रो,
ऐसे ही क्वेश्चंस में आपकी जो नॉलेज है वो टेस्ट होती है। तो अब क्या करेंगे, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो करो -5 2 ज़ा -10, 0 इंटू -2 0, 10 इंटू 3 30। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमारी सेकंड रो को हमने कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब थर्ड रो को सेम उसी कॉलम के साथ, तो 8 इंटू 2 16, -6 इंटू -2 प्लस 12, 0 इंटू 3 0। तो देख लो हमारी रोज़ भी कंप्लीट होगी और हमारा मैट्रिक्स भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो इसका ऑर्डर कितना आएगा, 3 क्रॉस 1। ठीक, तो जस्ट आंसर को फाइनलाइज करते हैं, a प्लस बी इंटू सी। तो 24 माइनस 14 कितना आएगा 10, 30 माइनस 10 कितना आएगा 20, यहाँ पर कितना आएगा 28। तो ये एक 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है जो किसका आंसर है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड का a प्लस बी इंटू सी का। अब सेम वे से हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो ये आपकी राइट हैंड साइड है ए सी प्लस बी सी, ये देखो। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए सी को सॉल्व करेंगे, लेट ए सी। तो पहले आप ए लिख लो, 0 6 7 -6 0 8 7 -8 0। और सी की वैल्यू को भी लिखते हैं। अब सी की वैल्यू कितनी है, 2 -2 3। अब सेम वे से आपको पता है मल्टीप्लाई करना है, तो इनके ऑर्डर लिखेंगे पहले। इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 और इसमें 3 रोज़ हैं 1 कॉलम है। तो मल्टीप्लाई होने के लिए ये नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम, और यहाँ पर ये सेम ही है, मतलब 3 और 3। और ऑर्डर कितना होगा, 3 क्रॉस 1। ठीक है, और आपको पता है इसकी रो इसकी कॉलम। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो सबसे पहले हम a को c से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो, तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, हम फर्स्ट वाली रो को, देखो इस मैट्रिक्स की रो, इस मैट्रिक्स की कॉलम, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 0 इंटू 2 0, 6 इंटू -2 -12, 7 इंटू 3 21। अब सेम वे से देखो, जैसा कि मैंने आपको लास्ट में बताया था, फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया और कोई भी कॉलम नहीं है, इसलिए हमारी जो फर्स्ट रो है वो कंप्लीट हो गई यहाँ पर नई मैट्रिक्स में। अब सेम वे से देखो क्या करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वही वाली, तो कितना आएगा, -6 इंटू 2 -12, 0 इंटू -2 0, 8 इंटू 3 24। अब सेम वे से लास्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कर दो, 7 इंटू 2 14, -8 इंटू -2 16, 0 इंटू 3 0। तो हमारे पास हमारा फाइनलाइज आंसर कितना आ गया, 21 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9, 24 माइनस 12 12, 14 और 16 कितना आएगा 30। दैट मीन्स हमारे पास एक 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स आ गई, मतलब हमारी AC की वैल्यू आ चुकी है। अब सेम वे से BC को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अब BC मतलब पहले क्या लिखेंगे, B, उसके बाद C। अब B कितना है हमारा, 0 1 1 1 0 2 1 2 0। अब सेम वे से C कितना है, C तो आपको पता ही है, 2 -2 3। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करने के लिए इनके ऑर्डर लिखेंगे, 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 1। और नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए, हमेशा की तरह सेम। अगर ये सेम है तो मतलब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऑर्डर कितना बनेगा, 3 क्रॉस 1, इसकी रो इसकी कॉलम। तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो कितना आएगा, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू -2 1 इंटू 3। ठीक है, तो यानी कि हमारी फर्स्ट जो रो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब सेम वे से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू -2 0, 2 इंटू 3 6। अब सेम वे से लास्ट रो की टर्न है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू -2 -4, 0 इंटू 3 0। तो जस्ट आंसर को हमें फाइनलाइज करना है। तो कितना आंसर आएगा, 3 -2 1, 2 + 6 8, 2 -4 -2। तो यानी कि हमारी AC और BC दोनों की वैल्यू आ चुकी है। आपको पता है राइट हैंड साइड क्या थी, देखो
राइट हैंड साइड हमारी क्या थी, ए सी प्लस बी सी। अब ए सी कितना है हमारा 9, 12, 30 और बी सी कितना है हमारा 1, 8, -2। अब आपको पता है दो मैट्रिसेस को हमें ऐड करना है तो इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम 3 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 1। और अगर इनका ऑर्डर सेम है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो ए सी प्लस बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 9 और 1 10, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, 12 और 8 20, 30 -2 28। तो यानी कि ए सी प्लस बी सी की वैल्यू कितनी आई है 3 क्रॉस 1। और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी इंटू सी की वैल्यू चेक करोगे तो यहाँ पर लिख लो, ये राइट हैंड साइड है, अब ये लेफ्ट हैंड साइड है। इसकी जो वैल्यू है वो भी हमारे पास कितनी आई थी 10, 20, 28। दैट मीन्स जो हमें वेरीफाई करने को बोला गया था वो हमारा प्रूव हो चुका है कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। आपके सामने ही है, सी को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए सी प्लस बी सी। तो देख लो हमने बड़ी ही इजीली इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। मेन बात वही है कि आपके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बेसिक्स अच्छे से क्लियर होनी चाहिए क्योंकि वही टफ पार्ट है। एडिशन बहुत इजी है, सब्ट्रैक्शन बहुत इजी है, मल्टीप्लिकेशन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मल्टीप्लिकेशन को मैं ईजी से ईजी वे में करवा पाऊँ। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ ए इज इक्वल टू, अब ये कोई मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। अब वो बोल रहे हैं देन शो दैट a क्यूब -23a -40i इज इक्वल टू 0। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने पहली बार आया। हो सकता है आपको देखने में टफ लगे बट बिलीव मी बाकी सभी क्वेश्चंस की तरह ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इजी है। बट क्योंकि ये क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे हो तो हो सकता है आपको मुश्किल लगे, बट बहुत इजी क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर स्क्वायर भी आ सकता है, यहाँ पर कोई भी कॉन्स्टेंट और इंटू ए हो सकता है और यहाँ पर भी कोई भी कॉन्स्टेंट इंटू आई हो सकता है, यानी कि कुछ भी तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको आपने बहुत ध्यान से करना है। तो सबसे पहले देखो हमें प्रूव क्या करना है, हमें इस इक्वेशन का आंसर कितना प्रूव करना है, 0 मतलब 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए क्यूब की बात करते हैं, लेट ए क्यूब। ठीक है, अब आपको पता है हमें एज सच तो पता नहीं कि ए क्यूब को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बट आपको पता है कि ए क्यूब का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए, मतलब ए को 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे ऐसे मल्टीप्लिकेशन तो आती है ना, ए इंटू ए। सबसे पहले मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, उसके बाद फिर से मेरे पास किसका आंसर आएगा, ए स्क्वायर का, और ए स्क्वायर को फिर से मैं ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास ए क्यूब का आंसर आएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा बट प्रोसीजर सारा सेम ही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ए को लिखते हैं 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। ठीक, अब यहाँ पर भी ये दूसरा मैट्रिक्स भी सेम है, 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। अब हमेशा की तरह मल्टीप्लाई होने के लिए हम इनके ऑर्डर्स लिखेंगे और आपको पता है ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, 3 रोज 3 कॉलम, सेम ये। और नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम, और ये सेम ही है, 3 और 3 क्या है, सेम। और अगर ये सेम है मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो फिर उसके बाद ये क्या बनेगा, ऑर्डर, मतलब इसकी रो इसका कॉलम। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ए इंटू ए का क्या मतलब होगा, ए स्क्वायर। ठीक है, तो किस तरह से कैलकुलेट होगा आपको पता है, ये मैंने रफ में लिख के रखा हुआ है पहले से ही। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 4 12। अब सेम वे से इस कॉलम की बारी है तो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू -2 -4, 3 इंटू 2 6। अब सेम वे से इस कॉलम की बारी है, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3। अब इसकी टर्न, मतलब हमने इस रो को सभी कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो इस कॉलम के साथ, 3 इंटू 1 3, -2 इंटू 3 -6, 1 इंटू 4
4। अब इस कॉलम के साथ 3 इंटू 2 6 माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 1 इंटू 2 2। अब इस कॉलम के साथ 3 इंटू 3 9 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 1 इंटू 1 1। अब सेम वे से लास्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इंटू 1 4 2 इंटू 3 6 1 इंटू 4 4। अब इस कॉलम के साथ 4 इंटू 2 8 माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 1 इंटू 2 2। अब लास्ट इसके साथ तो 4 इंटू 3 12 2 इंटू 1 2 1 इंटू 1 1। तो अब हमारा जो मैट्रिक्स है वो कंप्लीट हो चुका है। तो जस्ट ए स्क्वायर की वैल्यू को लिखते हैं। तो ए स्क्वायर कितना आएगा 12 प्लस 6 18 18 प्लस 1 19 6 प्लस 2 8 8 माइनस 4 4 3 प्लस 3 6 6 प्लस 2 8 3 4 प्लस 3 7 7 माइनस 6 1 12 9 माइनस 7 प्लस 1 8। यहाँ पर कितना आएगा 14 6 15। तो ये हमारी किसकी वैल्यू है ए स्क्वायर की। ठीक है, बट हमें ए स्क्वायर को कैलकुलेट नहीं करना, हमें किसको कैलकुलेट करना है ए क्यूब को। अभी हमने ए स्क्वायर को कैलकुलेट किया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए स्क्वायर को ए के साथ। तो लेट ए स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, क्योंकि हमें ए क्यूब की वैल्यू चाहिए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा बट प्रोसीजर सारा सेम रहेगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 19 4 8 1 12 8 14 6 और 15। ठीक है, अब ए की वैल्यू कितनी है 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1। अब फिर से एक बार इनके ऑर्डर लिखते हैं 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3। आपको पता है नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए सेम, और वो सेम ही है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और ये क्या होगा इसका ऑर्डर, ये रो ये कॉलम। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो इसकी रो इसका कॉलम, तो करो। तो आपको पता है ए स्क्वायर इंटू ए कितना आएगा ए क्यूब। 19 को 1 से करोगे तो 19 4 3 ज़ा 12 8 4 ज़ा 32। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे इस कॉलम के साथ 19 इंटू 2 38 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 8 इंटू 2 16। अब सेम वे से इस कॉलम के साथ 19 इंटू 3 57 4 इंटू 1 4 8 इंटू 1 8। तो हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब सेम प्रोसीजर सेकंड रो के साथ तो करते हैं 1 इंटू 1 1 12 इंटू 3 36 8 इंटू 4 32। अब सेम सेकंड कॉलम के साथ 1 इंटू 2 2 12 इंटू माइनस 2 माइनस 24 8 इंटू 2 16। अब सेम वे से थर्ड कॉलम के साथ 1 इंटू 3 3 12 इंटू 1 12 8 इंटू 1 8। अब ये सारा प्रोसीजर थर्ड रो के साथ भी करेंगे, तो वो भी कर लो। 14 इंटू 1 14 6 इंटू 3 18 15 इंटू 4 60। ठीक है, अब सेकंड कॉलम के साथ 14 इंटू 2 28 6 इंटू माइनस 2 माइनस 12 15 इंटू 2 30। अब सेम वे से लास्ट कॉलम के साथ मतलब थर्ड कॉलम के साथ 14 इंटू 3 42 6 इंटू 1 6 15 इंटू 1 15। तो देख लो यहाँ पर हमारी रोज़ ख़त्म होगी और वहाँ पर हमारा मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। तो जस्ट हमें ए क्यूब का आंसर फाइनल करना है। तो देखो
32 प्लस 12 कितना होगा 44, 44 प्लस 19 कितना होगा 63, 38 माइनस 8 30, 30 प्लस 16 कितना आएगा 46, यहाँ पे 61 69। अब सेम वे से यह कितना आएगा 69। अब सेम वे से यहाँ पे -22 प्लस 16 कितना आएगा -6, 15 प्लस 8 23। अब यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर कितना बन गया 32 92। अब सेम वे से 28 माइनस 12 कितना आएगा 16, 16 प्लस 30 46, 42 प्लस 6 48, 48 प्लस 10 58 प्लस 5 63। तो ये देख लो हमने एक ए क्यूब की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। वैसे काफ़ी एफर्ट्स लगे हमारे, बट प्रोसीजर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, प्रोसीजर हमारा सेम ही रहेगा। तो इस तरह से हमने ए क्यूब को कैलकुलेट कर लिया। अब देखो हमारे पास बचा क्या 23a और 40i। अब इसको नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट करते हैं। अब देखो हमने बड़ा काम कर लिया, मतलब ए क्यूब को कैलकुलेट कर लिया। अब हमारी इक्वेशन में से किसकी वैल्यू चाहिए हमें 23a की, ठीक है। तो लेट 23a, तो 23, अब a की वैल्यू हम लिख लेते हैं। a कितना है हमारा 1 2 3, 3 माइनस 2 1 4 2 1। आपको पता है ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब हम कांस्टेंट को मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 23 इंटू एक आंसर कितना आएगा 23 1 सा 23, यहाँ पर कितना आएगा 46, यहाँ पर कितना आएगा 69। सेम यहाँ पर भी कितना आएगा 69, यहाँ पर -46 23, यहाँ पर कितना आएगा 92। अब यहाँ पर कितना आएगा 46 और यहाँ पर 23। तो देख लो ये तो हमारे लिए बहुत इजी है। तो 23a को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो सेम वे से हम क्या करेंगे एट 40i। अब ये भी बहुत इजी है 40i। अब कुछ बच्चों के मन में यहाँ पर डाउट हो सकता है कि सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आपने बताए थे वो 2-3 तरह के बताए थे, I1 I2 I3, मैंने कुछ ऐसे बताए थे। ये भी एक, ये भी है और ये भी बताया था। तो यहाँ पर कुछ मेंशन तो नहीं है कि ये I कौन सा है, I3 है, I2 है या I1 है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको वीडियोस में बहुत बार बताया वैसे नॉर्मली कि कोई भी मैट्रिक्स की जो इक्वेशन होती है ना, उसमें अगर प्लस और माइनस में इक्वेशन है कोई, उसमें सभी मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होता है सेम। अब ये ए क्यूब कितनी है 3×3, ए कितना है 3×3, तो आई हमारी नेचुरली खुद ब खुद अंडरस्टूड है कि वो भी कितनी होगी I3, मतलब 3×3। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अगर हमारा जो ए है वो 2×2 होता तो हम आई को खुद ब खुद 2×2 मैट्रिक्स ही लेते। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हैं, इन सभी बातों का आपने ध्यान रखना है। और इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हमारे लिए बहुत इजी है। मल्टीप्लाई कर दो, 41 सा 40, यहाँ पर 0 0 0 40 0 0 0 40। तो देख लो आपके सामने हमने सभी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया। अब जस्ट हमें लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है इसकी और उसको सॉल्व करना है। तो देखो लेफ़्ट हैंड साइड हमारी कितनी है, देखो a³ -23a -40i। अब a³ की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की थी 63 46 69 69 -6 23 92 46 63। ठीक है जी, ये a³ की वैल्यू है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर देखो -23a, अब उसकी वैल्यू ये रही 23 46 69 69 -46 23 92 46 23। अब उसके बाद फिर से माइनस है और यहाँ पर कितना है 40 0 0 0 40 0 0 0 40। तो देख लो सभी के ऑर्डर कितने हैं सेम, और सभी के बीच में कौन सा साइन है माइनस का। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, अगर आप इसको
मतलब कि एनसीईआरटी में देखोगे तो वहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस लिखा गया है और यहाँ पर भी प्लस लिखा गया है। वो क्यों लिखा गया है? क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर -23 इंटू ए को कैलकुलेट किया है और यहाँ पर -40 इंटू आई को कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर उनका आंसर कितना आएगा, -23 माइनस 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 प्लस माइनस 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 माइनस। तो इस तरह से उनके आंसर में मतलब कि जो उनकी वैल्यूज़ में डिफरेंस है, क्योंकि उन्होंने -23 ए और -40 आई को कैलकुलेट किया। तो अगर आपने एनसीईआरटी की तरह करना है तो यहाँ पर आप प्लस डालोगे, और अगर आप मेरी तरह कर रहे हो जैसे 23 ए को कैलकुलेट किया और 40 आई को, तो यहाँ पर जो इक्वेशन में साइन है वही डालोगे। तो मेरी मानो तो आप हमेशा इसी तरह सॉल्व करना जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि आप हमेशा ये वाला साइन याद रखोगे, माइनस 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 जो भी है, आप सिर्फ इसको कैलकुलेट करोगे। इससे आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी की तरह करोगे, हो सकता है आप यहाँ पर -23 ए की वैल्यू को कैलकुलेट करो और यहाँ पर फिर से आप माइनस डाल दो, तो उससे क्या हो जाएगा, आपसे मिस्टेक हो जाएगी और आपका जो बना बनाया क्वेश्चन है जो आपको आता है वो आपका गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो माइनस करते हैं। अब देखो कैसे माइनस करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 63 में से 23 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 40। 46 में से 46 0, 69 माइनस 69 0, 69 माइनस 69 0, -6 प्लस 46 कितना आएगा, 40। प्लीज़ आपने बहुत ध्यान से करना है, ये +46 है, ये -6 है, तो 40 आएगा। 23 माइनस 23 0, 92 माइनस 92 0, 46 माइनस 46 0, 63 माइनस 23 40। तो इन दोनों को मैंने सॉल्व किया। अब क्या रह गया मेरे पास, 40 0 0 0 40 0 0 0 40। अब इन दोनों का ऑर्डर भी क्या है, सेम। तो अगर आप इनको माइनस करोगे तो देखो दोनों सेम मैट्रिसेस हैं। 40 माइनस 40 0, 0 माइनस 0 0 0, फिर 0, 40 माइनस 40 0 0 0 0, 40 माइनस 40 0। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर कितना आ गया, 0 मैट्रिक्स। और ये किसके इक्वल आपको पता है, राइट हैंड साइड के। दैट मीन्स जो हमें रिजल्ट बोला गया था, विच एम्प्लाइज a³ -23a -40i, उसका आंसर कितना है, 0 मैट्रिक्स, जो हमने बड़ी ही ईजिली प्रूव कर दिया। देखो सबसे पहले मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, बट आप टेंशन मत लेना, वैसे इतना लेंथी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आ सकता, आपको यहाँ पर a² आ सकता है। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने सबसे पहले a² को कैलकुलेट किया, a इंटू ए। अब a² को मैंने a से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास a³ की वैल्यू आई। अब उसके बाद मैंने 23a को कैलकुलेट किया, फिर 40i को, फिर सभी को सब्ट्रैक्ट किया, तो अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो क्वेश्चन है ये आपको ऐसे भी आ सकता है, जैसे कुछ भी जैसे मैं लिख दूँ, ठीक है, तो इस बात का अपना ध्यान रखना है। ये भी आ सकता है, आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, मान लो। अब क्या डिफरेंस है, अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर आई नहीं लिखा गया, ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ कांस्टेंट है, यहाँ पर ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, तो ये कांस्टेंट नहीं हो सकता, यहाँ पर हम खुद से ही आई लिखेंगे, ठीक है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। हमेशा मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि लेक्चर में जो भी कई बातें होती हैं उनको ध्यान से सुना करो। यहाँ पर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, हो सकता है कि यहाँ पर आई ना आए, अगर यहाँ पर आई नहीं होता तो आप आई खुद से डालोगे, और आई का ऑर्डर का आपने ध्यान रखना है। अगर ए 3x3 मैट्रिक्स है तो आई भी 3x3, अगर ए 2x2 मैट्रिक्स है तो आई भी 2x2 होगा। सो नेक्स्ट, और इस एक्सरसाइज की हमारी लास्ट एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल को करवाने से मैं पहले बता दूं कि लास्ट वीडियो में भी हमने ऐसी ही एग्जाम्पल की थी, एग्जाम्पल नंबर 11। अब वो जो एग्जाम्पल है वो इससे भी लेंथी थी, मतलब वो एग्ज़ाम्पल लिखने में मुझे ऑलमोस्ट 1.5 पेज लग गया था। तो वो काफ़ी बड़ी एग्ज़ाम्पल थी और उसमें हमें 3 डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब ये भी वैसी ही एग्ज़ाम्पल है। अब जैसा हमने उस एग्ज़ाम्पल को समझा था, मतलब मैं आपको क्या बोलता हूँ कि ऐसी एग्ज़ाम्पल्स में ना स्टोरी लिखी होती है, उस स्टोरी को आपने अच्छे से समझना है। जितनी लंबी ये एग्ज़ाम्पल है उतना ही छोटा इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले एग्ज़ाम्पल को पढ़ते हैं और स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, ए पोलिटिकल ग्रुप हायर्ड अ public relations firm to promote its candidate in 3 ways: telephone, house calls, letters. The cost per contact in paise is given by matrix A.
अब ये कोई मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। कुछ इलेक्शंस हो रहे हैं, आपको पता है, आपने बहुत सारे इलेक्शंस देखे होंगे। तो कोई इलेक्शन हो रहा है तो जो भी पार्टी है, जो पार्टी है ना, मतलब कि जो इलेक्शन में खड़ी है, मतलब जो इलेक्शन में अपने कैंडिडेट्स खड़े कर रही है, तो वो क्या कर रही है, उन्होंने एक हायर किया पब्लिक रिलेशन फर्म, मतलब एक फर्म या कंपनी बोल लो, एक कंपनी को उन्होंने हायर किया। कंपनी को हायर करने का मतलब उन्होंने कंपनी को कुछ पैसे दिए और उनको बोला कि हमारे कैंडिडेट्स का आपने प्रमोशन करना है 3 वे से। कैसे करेंगे? टेलीफोन मतलब फ़ोन, घर घर पे फ़ोन करेंगे कि हमारे कैंडिडेट को वोट डालना है। हाउस कॉल्स मतलब घर पे जाके विज़िट करेंगे, हर एक घर में जाके विज़िट करेंगे और उनको बताएंगे कि हमारे कैंडिडेट को ही वोट डालना है। लेटर्स मतलब चाहे उनके घर पे जाके वो लेटर्स दे दें, या आप ऐसा कर सकते हो कि जगह जगह पोस्टर लगा दिए, ऐसा कुछ भी, तो उनको वो लेटर्स बोल रहे हैं। ठीक है। द कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट मतलब अगर मान लो उन्होंने एक बंदे को फ़ोन किया, या एक बंदे के घर पे विज़िट किया, या एक बंदे को लेटर दिया, तो उन सभी का कॉस्ट दिया गया है। टेलीफोन का कितना कॉस्ट है पर कॉन्टैक्ट? 40 पैसे, यहाँ पर पैसे में लिखा हुआ है। हाउस कॉल्स का कितना है? 100 पैसे। लेटर का कितना है? 50 पैसे। तो ये अलग अलग तरह की हमें कॉस्ट दी हुई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑफ ईच टाइप मेड इन 2 cities X and Y इज गिवन बाय, अब ये भी एक मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड टोटल अमाउंट स्पेंट बाय द ग्रुप इन द 2 cities X and Y। अब इस पार्ट का मतलब समझते हैं। उन्होंने बोला कि ये जो बी मैट्रिक्स है ना, ये पता क्या बता रही है कि ये जो मतलब कि जो भी प्रमोशन किया गया, ये 2 सिटीज़ में किया गया, एक्स और वाई में। ठीक है, एक्स और वाई में प्रमोशन किया गया। सिटी एक्स में 1000 टेलीफोन किए गए, 500 हाउस कॉल मतलब घर पे विजिट किया गया, और 5000 लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। अब सेम सिटी वाई में 3000 टेलीफोन किए गए, 1000 हाउस कॉल्स मतलब हाउस पे विजिट किया गया, और 10000 लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो वो बोल रहे हैं कि टोटल अमाउंट बताओ कितनी स्पेंड होगी एक्स और वाई में। तो क्वेश्चन बहुत इजी है। स्टोरी आपको आई होप आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वो प्रमोशन करवा रही है 3 वे से, टेलीफोन, हाउस कॉल्स और लेटर्स। उनकी कॉस्ट दी गई है, कितने कितने टेलीफोन या कितने कितने हाउस विजिट किए गए हैं वो बताया गया है। तो हमें टोटल अमाउंट स्पेंड बतानी है। अब इस स्टोरी को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये राम है, ये 2 सिटीज़ में घूमने गया, एक एक्स में एक वाई में। अब यहाँ पर इसने कुछ शॉपिंग की। एक पेन इसको यहाँ पर 4 रुपीज़ का पड़ रहा है, और एक कॉपी इसको यहाँ पर 9 रुपीज़ की पड़ रही है। तो इसने क्या किया, इस सिटी में से 100 पेन खरीदे और 200 कॉपीज़। ठीक है। अब वो दूसरी सिटी में घूमने गया, वहाँ पर उसने एक पेन, उसको वहाँ पर 5 रुपीज़ का मिल रहा था, और एक कॉपी 10 रुपीज़ की। तो उसने वहाँ से 90 पेन्स खरीदे और 150 कॉपीज़। अगर मैं बोलूँ कि आप राम की टोटल कॉस्टिंग निकाल दो कि एक्स सिटी में उसका कितना खर्चा हुआ, या कितनी मतलब कि उसने शॉपिंग की, और वाई सिटी में, तो आप क्या करोगे? आप 100 पेन को देखो, एक पेन 4 रुपीज़ का है, तो 100 पेन कितने के होंगे? 400 रुपीज़। अब एक कॉपी 9 रुपीज़ की है, तो 200 कॉपीज़ कितने की होंगी? 1800 रुपीज़ की। तो इनको टोटल कर दोगे, कितना आएगा? 2200 रुपीज़। मतलब उसने एक्स में 2200 रुपीज़ खर्च किए। अब सेम यहाँ पर है, एक पेन 5 रुपीज़ का है, तो 90 पेन कितने के होंगे? 450 के। अब एक कॉपी 10 रुपीज़ की है, तो 150 कॉपीज़ कितने की होंगी? 1500 की। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 1950। तो ये खर्चा उसने वाई सिटी में किया। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जो भी देखो यहाँ पर क्या पूछा है, फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय द ग्रुप इन दी 2 cities एक्स एंड वाई। एक्स और वाई में कितनी अमाउंट स्पेंड की गई है। तो मैंने क्या किया, जो भी खर्चा हुआ, जो भी कॉस्ट थी, उसको मल्टीप्लाई किया जिस आइटम पर। जैसे कॉपी पर 9 रुपीज़ का खर्चा है, तो 200 कॉपीज़ पर कितना होगा वो निकाल लिया, दोनों को प्लस कर दिया। अब सेम वे से यहाँ पर करने वाले हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम पता क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि 2 मैट्रिसेस हैं और दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई क्यों करना है, देखो जैसे मैंने यहाँ पर बताया, हम मल्टीप्लाई करेंगे। एक कॉपी का हमें देखो, एक टेलीफोन कॉल की हमें पैसे दिए गए हैं, एक हाउस कॉल के, एक लेटर के। तो ये कितने हैं? नंबर ऑफ़ टेलीफोन, नंबर ऑफ़ हाउस कॉल, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई में क्या दिक्कत है कि मैं ए को बी से करूँ या बी को ए से करूँ, ये भी हमें देखना पड़ेगा। अब पहला सिंपल सा फंडा ये है कि आपने ये कोशिश करनी है कि जो टेलीफोन कॉल है ना, वो टेलीफोन से ही मल्टीप्लाई हो।
हाउस कॉल का रेट जो है वो हाउस कॉल से मल्टीप्लाई हो, लेटर का जो रेट है वो लेटर से ही मल्टीप्लाई हो। ठीक है, एक तरीका तो ये आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप एक ऑर्डर देखो एक ऑर्डर कितना है 1 2 3, 3 रोज 1 कॉलम। बी का ऑर्डर कितना है 1 2 1 1 2 3, 2 क्रॉस 3। तो ऐसे तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो ही नहीं सकती 1 और 2 की। अगर हम बी ए को देखें 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 1। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो पहले हम बी ए को लिख के देखते हैं। तो यहाँ पर आप लिखो बी ए। अब बी कितना है हमारा 1000, 500, 5000, 3000, 1000, 10,000। ठीक है, अब ए को लिखते हैं। ए कितना है हमारा 40, 100, 50। तो अगर आप इनके ऑर्डर देखोगे तो मैंने को पहले बताया 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 1। तो मतलब नियरेस्ट पॉइंट क्या है सेम, और ये सेम ही होने चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई हमारी पॉसिबल है। और इनका ऑर्डर कितना होगा 2 क्रॉस 1। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो ये क्या है टेलीफोन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये टेलीफोन है, ये हाउस कॉल है और ये लेटर है। अब टेलीफोन किससे मल्टीप्लाई होगा, टेलीफोन से, हाउस कॉल से, 500 लेटर के साथ। तो ठीक है, यानी कि मैंने बिल्कुल सही लिखा है। तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो आपको पता है इस रो को हम इस कॉलम के साथ करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 100,000 इंटू 40 कितना आएगा 40,000। अब इसको इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा 50,000। अब इसको इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा 25,000। ठीक है, अब सेम वे से हम देखो इस रो को हमने इस कॉलम से कर लिया, आपको पता है ये ख़त्म होगी, तो अब इसकी बारी है। अब 3000 को 40 से करेंगे तो कितना आएगा 1,20,000। ठीक, अब उसके बाद 1000 को इसके साथ करेंगे तो 1 लाख, मतलब 5 zeros। अब 10,000 को 50 से करेंगे तो 5 लाख। तो देखो हमारी रोज़ भी कंप्लीट होगी और हमारा मैट्रिक्स भी कंप्लीट हो चुका है। अब जस्ट आंसर को फाइनलाइज करना है। सॉरी, यहाँ पर 2,50,000 आएगा। देखो 5,000 को जब 50 से करेंगे 5 5 ज़ा 25, 1 2 3 4 4 zeros। ठीक है, तो 2,50,000 में हम 90,000 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3,40,000 पैसे। ये पैसे में बात हो रही है। ठीक है, अब सेम वे से देखो 1 लाख, ये भी 1 लाख है। अब ये 5 लाख, 5 1 6 6 और 1 7 और 7 और ये क्या 20, तो मतलब 7,20,000। ठीक है, और आपको पता है कि ये जो सारा मतलब कि हमारा जो हो रहा है कॉस्ट किसकी हो रही है, ये टोटल कॉस्ट आई है एक्स सिटी में जो भी पैसे स्पेंड हुए हैं और ये वाई सिटी में जो भी पैसे स्पेंड हुए हैं। और अगर कोई पूछे अमाउंट स्पेंट इन रुपीज़, ठीक है, आपको पता है इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3,400 एंड इसको भी 100 से डिवाइड करेंगे तो 7,200 रुपीज़ इन सिटीज़ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। अब ये मैंने रुपीस में भी निकाल दिए। ठीक है, एक बार दोबारा से करते हैं। देखो यहाँ पर हमें एक फर्म को प्रमोशन करने को बोला गया था, तो उसकी जो प्रमोशन का जो खर्चा है वो हमें बताया गया था कि टेलीफोन कॉल का 40 है, इसका 100, इसका 50। तो मैंने क्या किया, अब देखो यहाँ पर दो ऑप्शन थी, या तो हम ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकते थे या बी को ए के साथ। हमें दो बातों का ध्यान रखना होता है। देखो या तो आप इस बात का ध्यान रख लो कि आपको इतनी नॉलेज हो कि आपको पता है कि टेलीफोन कॉल को मैं उसी के रेट से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो होना चाहिए, तो इस तरह से मैट्रिक्स को लिखूंगा। या आप ऑर्डर का देख लो, अगर मैं ए भी लिखूंगा तो 3 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर है, इसका 2 क्रॉस 3, तो यहाँ पर ये सेम नहीं है, तो मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल ही नहीं है। और अगर मैं ऐसे करूँगा तो मल्टीप्लाई हमारी जो है वो पॉसिबल है। तो मैंने दोनों तरफ से आपको करके दिखा दिया, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हो। तो मैंने जब मल्टीप्लाई किया इनको तो मेरे पास कितना आ गया 3,40,000 पैसे सिटी एक्स का जो खर्चा है, अब 7,20,000 सिटी वाई का जो खर्चा है। अब उसको मैंने रुपीस में कन्वर्ट किया तो अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर
आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 की सभी एग्जाम्पल्स को डिटेल में समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।